वेलकम बैक टू आईएएस पीसीए जून। दोस्तों आज जो है हम लोग बीपीएससी घटना चक्र से इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इस बुक में आखिर खासियत क्या होगी। तो देखिए इसमें जो है ना 38वीं बीपीएससी से लेकर के 68वीं बीपीएससी के सारे प्रश्न जो भी पूछे गए हैं सम्मिलित हैं। उसके बाद सीडीपीओ एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि सीडीपीओ 2005, 2018, 2022 में जो भी प्रश्न आए हैं वो भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो इसलिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी कि डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जो है जारी करता है। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में जो जारी करता है ना, वह जारी करता है एनएसओ। कौन करता है? एनएसओ। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए हम इसके व्याख्या को देखते हैं। देखिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ का गठन जो है मई 1951 में किया गया था, जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता था। ठीक है, वर्ष 2019 में सीएसओ तथा एनएसएसओ को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ का गठन किया गया है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में जो है प्रथम स्थान पर रहा है 2020 में पूछा जा रहा था। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? तो इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन ए सी सिंगापुर। देखिए लेकिन 2020 में है ना, लेकिन 2021-22 में जो है 21-22 में जो है स्विट्जरलैंड टॉप पे है। कौन है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है टॉप पे है। और वही यदि मैं इंडिया का रैंकिंग की बात करूं तो इंडिया का रैंक जो है 2021-22 के अनुसार वह 132 है। ठीक है, 132 है। तो इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए हम इसके व्याख्या को देखते हैं। देखिए सितंबर 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन जारी करता है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विश्व बैंक। कौन जारी करता है ह्यूमन डेवलप इंडेक्स को? तो यह करता है विश्व बैंक। 2020 में 0.88 स्कोर के साथ सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 0.29 स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर रहा, जबकि भारत जो है 0.49 स्कोर के साथ 116वें स्थान पर रहा था। ठीक है, लेकिन 2021-22 में भारत का स्थान है वह 132 था, क्योंकि कोविड के बाद जो है बढ़ गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए जो है वर्ष 2021-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? देखिए फिर से प्रश्न को समझिए। भारत के केंद्रीय बजट में, ठीक है, संस्थागत कृषि साख को बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया था या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह जो है हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 15 लाख करोड़। कितना रखा गया था दोस्तों? वो रखा गया था 15 लाख रुपए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत के बजट में किस वर्ष, ठीक है, भारत के बजट में जो है किस वर्ष वस्तु लेन देन कर यानी सीटीटी प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2013-14 में। ठीक है, सीटीटी जो है प्रस्तुत किया गया था 2013-14 में। चलिए हम इसके व्याख्या को देखते हैं। देखिए कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी वस्तु लेन देन कर पहली बार जो है बजट में 2013-14 में जो है प्रस्तुत किया गया था। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाजन मूल्य में बिहार का हिस्सा कितना है? 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10.06%। कितना था बिहार का हिस्सा? 10.06% था। चलिए हम इसके व्याख्या को देखते हैं। देखिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाजन पूल यानी डिविजिबल पूल में बिहार का हिस्सा वर्ष 2021 से 26 के लिए 10.05 तथा वर्ष 2020-21 हेतु 10.06% है। 14वें वित्त आयोग के आधार पर बिहार के लिए यह हिस्सा 9.67% था। 15वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय करों के विभाजन पूल में हिस्सेदारी के आधार पर उत्तर प्रदेश प्रथम यानी वर्ष 2020-21 के लिए 17.93% तथा वर्ष 2021-26 के लिए 17.93%
तथा बिहार का स्थान जो है वह दूसरा है। नेक्स्ट प्रश्न है नगद आरक्षित अनुपात। देखिए नगद आरक्षित अनुपात को पहले समझिए, मतलब CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। यानी CRR को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। पहले तो आप CRR को समझिए। देखिए CRR वो होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी बैंक होता है तो उसको RBI बोलता है कि आपका जितना भी आपके पास कैश है उसका आप 4.5%, ठीक है, 4.5% जो है वह RBI के पास आप कैश के रूप में इसे जमा रखेंगे, ठीक है। अब देखिए जब बैंक जो है इस जितना भी पैसा उसके पास है उसका 4.5% जो है रिजर्व के रूप में RBI के पास रखता है, ठीक है। तो अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिए मान लीजिए जैसे कि RBI क्या कहे कि आपको जो है ये CRR है जो कि 4.5% है, इसको कम करके आपको 4% रखना है। कितना है? 4% रखना है। तो क्या होगा इससे क्या होगा कि बैंकों के पास पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। जब RBI को कम पैसा उसको मतलब रिजर्व रखना पड़ेगा तो पैसा तो बढ़ जाएगा ना। तो जब पैसा बढ़ जाएगा तो अब देखते हैं हम इस प्रश्न को सॉल्व करके। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, जब पैसा RBI के पास बढ़ जाएगा तो बैंकों के पास अधिक तरलता होगी। बिल्कुल बैंकों के पास अधिक क्या हो जाएगी? तरलता होगी, ये सही है। फिर देखिए अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। जब पैसा बैंक के पास ज़्यादा होगा तो क्या करेगा कि वो कम इंटरेस्ट पे मार्केट में पैसा बांटेगा, व्यापारी को देगा। तो जब कम इंटरेस्ट पे व्यापारी को पैसा देगा तो व्यापारी ज़्यादा पैसा लेंगे, ठीक है। तो निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, ये भी सही है। फिर अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति क्या हो सकती है? बढ़ सकती है, वही बात होता है। तो फिर क्या होगा? ये तीनों तो कथन हमारा सही होगा। लेकिन फिर चौथा देखिए वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। क्या यह संभव है? ये नहीं है, क्योंकि ये भी बढ़ जाएगा ना, गिरावट कैसे आएगी? तो यानी हमारा सही ऑप्शन होगा 1, 2, 3, यानी 3 विकल्प हमारा सही है लेकिन चौथा गलत है। तो देख लेते हैं हम ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन में देखिएगा 1, 2, 3 किस में दिया गया है? तो देखिए 1, 2, 3 नहीं दिया गया, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऐसे देखिए हम इसके व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR को कम करने से बैंकों के पास अधिक तरलता होती है, ठीक है, जिससे ब्याज दरों में कमी, लोन की मात्रा और निवेश में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की स्फीति में वृद्धि होती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? ठीक है, आयुष्मान सहकार योजना देखिए भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना जो है शुरू की है। पहला ये कथन इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा यह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना है, यह बिल्कुल सही है। फिर यह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत एवं नवीकरण को शामिल करती है, यानी यह भी कथन सही हो जाएगा। और डी में देखिएगा कि यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC, ठीक है, NCDC द्वारा तैयार की गई है, यह कथन सही है, ठीक है। तो यानी B, C और D सही है। तो इसमें गलत कौन सा था? गलत हमारा ऑप्शन ए था, ठीक है, गलत यहाँ पे ऑप्शन ए था। तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना यानी निर्विक घोषित की है। अर्थव्यवस्था पर निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्यात क्षेत्र। कौन सा प्रभावित होगा इससे होगा लाभान्वित निर्यातक क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या था? ठीक है, 2018-19 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात में जो है वह सबसे अधिक भारतीय आबादी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए GDP की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9%, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अब तो देखिए अब कोविड के बाद जो है इसका रूपरेखा बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब तो ये टारगेट हमको लगता है कि कम से कम तो 26-27 में जाकर के अचीव हो सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
बजट 2019-20 में घोषित प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना का लक्ष्य क्या है? ठीक है, बजट 2019-20 में घोषित प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना का लक्ष्य क्या है? तो देखिए इसका लक्ष्य जो है दोस्तों वह है विकलांगता भत्ता देना। क्या है? सॉरी माफ़ कीजिएगा, खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देना है। ठीक है, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना का लक्ष्य क्या है? खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देना है। ऐसे में बता दूं कि संघीय बजट 2019-20 में घोषित प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना का लक्ष्य है देश के खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लाभ देना। ठीक है, यहाँ 60 वर्ष जो है इसके बाद ही यहाँ पर लाभ मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौना उद्यम यानी 100 से कम कर्मी वाले प्रतिष्ठान का भारत में 2018-19 में सेवा योजना और उत्पादकता में प्रतिशत योगदान क्रमशः कितना है? तो देखिए सेवा योजना में 14% और उत्पादकता में जो है 8% है बौना उद्यम का। ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत का कितना प्रतिशत ग्रामीण परिवार शौचालय तक पहुंच वाला तथा उसका व्यवहार करता हुआ पाया गया है? तो देखिए यह जो पाया गया था दोस्तों इसका प्रतिशत था 93% लगभग। ठीक है, 93% लगभग था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत में कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 2014-15 में 6% से बढ़कर 2018-19 में कितना प्रतिशत हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10%। कितना हुआ है? 10% हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसमें से जो प्रश्न मुझे लगेगा कि इसका जो है व्याख्या कर देना चाहिए तो उसे मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, जिसका लगता है कि नहीं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आंकड़े कुछ पुराने हैं तो इसलिए मैं उसका व्याख्या नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 2017-18 में भारत में जीडीपी की विकास दर 7.2% से घटकर 2018-19 में कितने प्रतिशत हुई है? अब देखिए जैसे यही प्रश्न जो है यह पुराना प्रश्न है तो लेकिन घटना चक्र में दिया गया है तो यह प्रश्न भी मुझे कराना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.8%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 2017-18 में स्थिर या निश्चित निवेश की विकास दर कितने प्रतिशत से बढ़कर या निहित 2018-19 में 100% हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9.3%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार निर्यात विकास दर अप्रैल 2019 में 2018 के उसी समय की तुलना में कितनी घटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8.5%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2019 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों की तरलता और उधार व्यवस्था के सुधार के लिए कितना मूलधन यानी करोड़ में डालने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 70,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? ये देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैनेज्ड या डॉट फ्लोट। ठीक है, कौन सी विनिमय दर व्यवस्था भी लागू है? वह है मैनेज्ड एवं डॉट फ्लोट। चलिए देख लेते हैं हम इसके डिस्कशन को। देखिए वर्ष 2092-93 के बाद से भारत में प्रबंधित फ्लोटिंग यानी मैनेज्ड या डॉट फ्लोर विनिमय दर प्रणाली अपनाई जा रही है जो कि स्वतंत्र फ्लोटिंग यानी फ्रीली फ्लोटिंग एवं पूर्णतः प्रबंधित प्रणाली यानी फुली मैनेज्ड सिस्टम दोनों का ही सम्मिश्रण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी या कौन से निवेशक या एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकता है या खरीद सकती है? ठीक है, यानी सरकार का जो है वह बॉन्ड जो जारी करता है तो कौन जो है उसको खरीद सकता है? तो चलिए देख लेते हैं हम इसमें। तो देखिए इसमें जो है आरबीआई भी खरीद सकती है, फिर कोई व्यक्ति भी आम व्यक्ति भी खरीद सकता है, फिर वित्तीय प्रतिष्ठान भी खरीद सकता है, यानी तीनों के तीनों जो है सरकारी बॉन्ड को खरीद सकता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विमासिक। कितना होता है? द्विमासिक होता है। चलिए देखते हैं हम इसके डिस्कशन को। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति वैज्ञानिक आधार पर मौद्रिक नीति यानी आर्थिक नीति की समीक्षा करती है। जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। भारत में यह काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है? ठीक है, एंकर के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीआई का। ठीक है, यानी सीपीआई संयुक्त को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाधान भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे छोटी एवं खंडित भूमि जोत, बिल्कुल भी नहीं। भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है, तो जब खेत बड़ा होगा तभी तो सुधार होगा ना। तो यहाँ बोल रहा है छोटी एवं खंडित भूमि जोत, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर देखिए, किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण, ये बिल्कुल सही होगा। उसको जब गुणवत्तापूर्ण बीज मिलेगा तो ज़्यादा उत्पादन कर पाएगा। फिर है मशीनीकरण का अभाव, देखिए इससे थोड़ी ना विकास होगा। तो यानी हमारा 1 और 3 गलत है, सिर्फ 2 इसमें सही है। तो विकल्प से देख लेते हैं, विकल्प के अनुसार सिर्फ 2 किसमें दिया हुआ है? देखिए सिर्फ 2, केवल 2, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है? ठीक है, यानी बैंक की उधार दर की गणना जो है किस पर आधारित होती है? तो वह होती है धन का सीमांत व्यय पर। किस पे होता है? धन का सीमांत व्यय पर। चलिए देख लेते हैं हम इसके डिस्कशन को। देखिए, नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना धन का सीमांत व्यय पर आधारित है। सीमांत व्यय किसी वस्तु के उत्पादन पर लगने वाली ऐसी लागत है जो समान उत्पादन के अतिरिक्त किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ निर्मित या उत्पादित करने पर ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा इसमें राइट आंसर हो जाना चाहिए हमारे अनुसार ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम डिस्कशन को इसका। अर्थव्यवस्था के आर्थिक आपूर्ति की रकम, देखिएगा अर्थव्यवस्था के आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित समष्टि अर्थशास्त्रियों चरों को प्रभावित करता है, जैसे ब्याज दर, मूल्य स्तर, रोजगार, उत्पादन। और समष्टि अर्थशास्त्र में जो है फिर अर्थशास्त्र के आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें अर्थव्यवस्था के बड़े भागों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूह का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि कुल आय, कुल उत्पादन। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आपको समष्टि और व्यष्टि को समझना है। ठीक है, तो देखिए समष्टि होता है, जैसे कि हम बोले कि देश का कुल आय यानी कि नेशनल इनकम क्या है, तो वो किसका विषय है? तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे पूछेंगे कि एक व्यक्ति का आय कितना है, तो वो क्या हुआ? वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समष्टि और व्यष्टि यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। देश के विभिन्न स्थलों या घटकों को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्यात को। ठीक है, यानी देश के विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा जो है, जब विदेशी यहाँ आएंगे तो अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? जब कोई भी देश के व्यक्ति जब इंडिया में आएंगे तो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए एक निर्यात है, क्योंकि वो पैसा लाएंगे। जब पैसा लाएंगे तो मेरे लिए इनकम हुआ ना, जब इनकम हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे? निर्यात हमने किया है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1944 में। कब की गई थी दोस्तों? 1944 में की गई। चलिए देखते हैं हम इसके व्याख्या को। देखिए, जिसका मुझे लग रहा है कि इसका व्याख्या जरूरी है उसका मैं व्याख्या जरूर करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विभिन्न परियोजनाओं को संचालित करने हेतु निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों को वित्तीय ऋण एवं अनुदान प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट प्रश्न है,
केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्व व्यय में। इसमें किया जाता है, राजस्व व्यय में किया जाता है। चलिए हम देख लेते हैं इसके व्याख्या को। केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो परिसंपत्तियों का निर्माण हो और न ही देयताओं की कमी हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का सार्वजनिक निधि में। किस में जमा होगा दोस्तों? तो वह होगा भारत का सार्वजनिक निधि में। हम इसके व्याख्या को जरूर देखेंगे। देखिए, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के सार्वजनिक खाते में जमा होती है। ठीक है, भारत सरकार के कोष को 3 भागों में रखा गया है। भारत में संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि और भारत के लोक लेखा निधि। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो यह होगा कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति का। देखिए, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा जो है वो कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति के बराबर होता है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व, ठीक है, उधार को छोड़कर के बीच का अंतर है। ओके, मतलब देखिए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि राजकोषीय घाटा कब होगा। जैसे मान लीजिए कि हम पूरे देश में जो है हमारा इनकम हो गया, सपोर्ट डेट मान लेते हैं 1 लाख करोड़, सपोर्ट डेट 1 लाख करोड़। ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपये। ओके, और मैंने जो मतलब सरकार जो है वो खर्च करती है मान लीजिए 1.5 करोड़ रुपये। ठीक है, तो जो 5 करोड़ रुपया हुआ वो क्या हो गया? वो राजकोषीय घाटा हुआ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे। ठीक है, यानी देख लीजिएगा इस बार एक बार फिर से इस प्रश्न को। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर, ठीक है, का अर्थ क्या है? तो राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ है वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। या तो देख लीजिए इसके व्याख्या को भी देख सकते हैं आप। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ है वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व यानी जीएसटी से पहले के समान रहे हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू एक अप्रत्यक्ष व्यवस्था है। ठीक है, यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जीएसटी जो है वह कैसी कर है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जैसे कि देखिए मैं बताता हूँ इसको एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे सपोज डेट आप नमक लाने जाते हैं, ठीक है, आप टाटा साल्ट लाने जाते हैं, तो देखेंगे आप कि उसमें जो है मान लीजिए उसका प्राइस सपोज डेट 20 रुपया है। ठीक है ना, तो 20 रुपया जो है तो उसमें आप देखिएगा कि उसमें जो है वो जीएसटी भी लगा हुआ है। ठीक है, जीएसटी भी लगा हुआ है। मान लीजिए सपोज डेट 1 रुपया लगा हुआ है। ठीक है, तो यदि जीएसटी इसमें नहीं लगा होता तो इसका प्राइस क्या होता? 19 रुपया होता। लेकिन जब जीएसटी लग गया है तो 1 रुपया और बढ़ गया यानी 20 रुपया हो गया। तो ये क्या है? ये इनडायरेक्ट कर है ना, ये डायरेक्ट तो आपसे नहीं वसूला जा रहा है, तो ये क्या हुआ? ये इनडायरेक्ट कर हुआ। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट कर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। ठीक है, भारत में जो है कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है, तो यह होती है 1 जुलाई से 30 जून का। क्या होता है? 1 जुलाई से 30 जून का होता है फसल वर्ष की अवधि होती है भारत में। ठीक है, चलिए इसके व्याख्या को जरूर हम देखेंगे। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। फसली वर्ष का उपयोग खेती की भूमि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक राज्य का फसली वर्ष उस राज्य की जलवायु पर आधारित होती है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रीय आय की गणना, देखिए ये प्रश्न जो है हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ये प्रश्न को मैंने ऑलरेडी पहले करा चुका है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? ठीक है, यानी भारत की जनसंख्या वृद्धि, यहाँ गौर कीजिएगा, जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को भारत का महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो वह दोस्तों, वह जो माना जाता है वह माना जाता है 1921 को। ठीक है, चलिए इसके व्याख्या को हम जरूर देखेंगे। देखिए, वर्ष 1921 के बाद भारत की आबादी जो है बढ़ती चली गई। ओके, वर्ष 1921 से पहले कभी भारत की जनसंख्या कभी बढ़ जाती तो कभी घट जाती थी। इसी वजह से वर्ष 1921 के साल को महान विभाजक वर्ष यानी द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। मैं देखता हूँ कि ये जो प्रश्न है ना, ये विभाजक वर्ष वाला, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, कोई बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? ठीक है, भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है, तो वह हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, भारत के नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है जनसंख्या वृद्धि। इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए, निर्धनता तथा बेरोजगारी दूर करना, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन जो है भारतीय आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य था, परंतु जनसंख्या वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस इकाई का मूल्य, ठीक है, किस इकाई का मूल्य यानी कागजी स्वर्ण, ठीक है, पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है? पेपर गोल्ड के रूप में, तो वह कौन सा जाना जाएगा दोस्तों? तो वह जाना जाता है यूरो डॉलर को। ठीक है, यूरो डॉलर को पेपर गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ पे आपको कौन से कथन सही नहीं है इसे चूज करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला दिया गया है, मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक, देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किए जाने वाला वार्षिक प्रकाशन है। क्या लग रहा है आपको ये कथन सही होगा? बिल्कुल, ये कथन जो है वो क्या हो जाएगा? ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। पहला ही कथन हमारा इसमें गलत होता है। चलिए देखते हैं, हम इसके डिस्कशन को आपको दिखाते हैं। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट हर साल जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, देखिए यानी यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। ओके, यह मानव विकास के 3 प्रमुख आयामों को ध्यान में रखते हुए जारी करता है, जो ज्ञान, लंबे और स्वास्थ्य जीवन और जीवन जीने का उचित मानक यानी HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट पहली बार 1990 में जारी की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार जो है HDI इंडेक्स जो है कब जारी किया गया, तो वह किया गया था 1990 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटे यानी फिजिकल डेफिसिट की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था। तो यह जो है राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट का सुझाव कौन से समिति के द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है चेलैया समिति के द्वारा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा कि राजकोषीय घाटा का जो परिभाषा है वो चेलैया समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नरसिम्हा कमेटी ने, ठीक है, नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25%। कितना घटाने के बाद कहा था? 25%। ठीक है, 25%। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए या तो हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, वर्ष 1921 में नरसिम्हा कमेटी की संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई। इस समिति ने तरलता अनुपात में कमी लाने की सिफारिश की, जिसमें कानूनी तरलता अनुपात को अगले 5 वर्षों में यानी 38.5% से कम करके 28% कर देने की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने वर्ष 2002-03 में भुगतान संतुलन के चालू खाता में धनात्मक रिकॉर्ड प्राप्त किया था। इसके लिए निम्नलिखित में से किसे संभव व्याख्या माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखिए, सुदृढ़ सॉफ्टवेयर का निर्यात करना, रेमिटेंस, ठीक है, रेमिटेंस का सुदृढ़ीकरण और आयात की निस्तरीकरण, यानी तीनों के तीनों इसमें जो है जरूरी था। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। क्या है दोस्तों? वह है कृषि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। भारत की जो उन्नति है वह संतोषजनक रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। ठीक है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, ठीक है, यानी राष्ट्रीय आय की गणना में नेशनल इनकम में जो है एक समस्या है, वह क्या हो सकता है? देखिए, तो देखिए इसमें अल्प रोजगार बिल्कुल नहीं होगा, फिर मुद्रास्फीति नहीं होगा, बचत का निम्न स्तर ये भी नहीं होगा, फिर देखिए असंगठित क्षेत्र, ठीक है, असंगठित क्षेत्र जो है यह एक समस्या है, ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन जो है किसके द्वारा किया जाता है? देख सकते हैं यह प्रश्न कितने एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। चलिए इसके व्याख्या को हम एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO, पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने CSO द्वारा किया जाता था। NSO प्रति वर्ष यानी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स नाम से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार जो वर्ष है वह 2011 से 12 है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक, ठीक है, तो प्रदान किया जा सकता है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ठीक है। यहाँ पे चलिए देखते हैं हम, क्योंकि देखिए पहला दिया गया है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसको जो जारी करता है ना वह करता है NSO, ओके, NSO जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो जब NSO ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह कितना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय औसत का 33%। कितना था? राष्ट्रीय औसत का 33%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी तो मतलब अल्प विकसित देश जो है हम किस कारण कह सकते हैं? ठीक है, तो देखिए अल्प विकसित देश जो है ना, पहला तो देखिए नियोजन की आवश्यकता के कारण नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, यह कारण हो सकता है, यानी पहला सही, दूसरा सही है। फिर कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, यह भी सही है, ठीक है। फिर देखिए औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण, ठीक है, औद्योगिक उन्नति की, यानी देखिए तीनों फैक्टर को मैं समझाता हूँ। एक हम अल्प विकसित देश किसको कहेंगे? जहाँ जो है जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, ठीक है। फिर जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वह कृषि पे, यानी कि प्रथम सेक्टर पे, मतलब प्रथम जो तीन क्षेत्रक होते हैं, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो प्रथम क्षेत्रक जो होता है दोस्तों वो होता है कृषि का, तो उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। फिर तीसरा दिया गया है औद्योगिक उन्नति की मंद गति, यानी औद्योगिक उन्नति जो है यानी कारखाने जो है मंद गति से गति कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो ये तीनों फैक्टर होते हैं, तो इसलिए 2, 3, 4 यहाँ पे सही होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्धता रहा है मुख्यतः। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशल कृषि व्यवस्था के कारण, ठीक है, अनियमित औद्योगिकरण के कारण, फिर पश्चात सामाजिक अभिभूति के कारण। यानी तीनों के तीनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम इसके व्याख्या को। देखिए, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध होने के कारणों में अकुशल कृषि व्यवस्था, अनियमित औद्योगिकरण तथा पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि शामिल है। पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण प्रदर्शन प्रभाव की भारतीय समाज में प्रबलता रही है, जिसने बचत और निवेश को विशेष रूप से प्रभावित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर जो है किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GDP से। चलिए हम इसके व्याख्या को देखते हैं कि आखिर हिंदू वृद्धि दर होता क्या है। देखिए, प्रोफेसर राजकृष्णन ने
ठीक है। प्रोफेसर राजकृष्णन ने वर्ष 1981 में अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता है के कारण ही अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी हुई है। अतः स्पष्ट है कि प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम। ओके, देखते हैं हम इसके व्याख्या को। देखिए, कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार परिचालन जोतों की संख्या एवं क्षेत्र का आकार समूह निम्न है। जैसे सीमांत कृषि जो भूमि जोत जो है वो 1 हेक्टेयर से कम होता है। फिर छोटी जोत जो है वो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच होता है। फिर अर्ध मध्यम जोत जो है 2 से 4 हेक्टेयर के बीच होता है। फिर मध्यम जोत जो है 4 से 10 हेक्टेयर के बीच होता है। और बड़ी जोत जो है 10 हेक्टेयर से ऊपर जो भूमि होता है उसको हम बड़ी जोत कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये सीमांत कृषि भूमि जोत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो दूसरे राज्यों की तुलना में क्या होगा? तो दूसरे राज्यों की तुलना में जो है न्यूनतम से द्वितीय है। क्या है? न्यूनतम से द्वितीय है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, बिहार में कृषि भूमि जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। न्यूनतम से द्वितीय का मतलब यह है कि यहाँ कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार जो है 0.33 है, 0.39 है, जो दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। यानी प्रथम जो है वो केरल में है। केरल में कितना है? मात्र 0.18 है। ठीक है, तो ये हमारा जो है लास्ट सेकेंड है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन करेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण? तो करेगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए, कृषि उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्था द्वारा कुल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्नों के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य हेतु सिफारिश सरकार से किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2005 से। कब लागू हुआ था? 2005 से। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं। देखिए, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। पुनः इसका संशोधन अधिनियम 2009 आया जो 1 जून 2009 से लागू हुआ। तत्पश्चात यह पुनः संशोधन अधिनियम 2012 के रूप में आया जो 15 फरवरी 2013 से लागू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द संक्षेप यानी TRIMS से क्या तात्पर्य है? ठीक है, यानी TRIM से क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, व्यापार संबंधी निवेश उपागम। ठीक है, यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ठीक है, मेजर्स यानी व्यापार संबंधित निवेश उपाय, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर जो है किस वर्ष को बनाया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 2011 से 12 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? ठीक है, यानी भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बिहार का। किसका है दोस्तों? तो है बिहार का। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है? न्यूनतम है, न्यूनतम से द्वितीय है, उच्चतम है या उच्चतम से द्वितीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूनतम है। क्या है? न्यूनतम है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेकिन चलिए इसका व्याख्या को हम जरूर देखते हैं। देखिए,
व्याख्या देखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति बिजली उपभोग वर्ष 2019-20 में 332 किलोवाट प्रति घंटा रहा, जो देश के बिजली का न्यूनतम उपभोग स्तर है। जबकि बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग जो है 329 किलोवाट प्रति घंटा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है पंजाब, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा जो है वह पश्चिम बंगाल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही आरोही क्रम को चुनना है। ठीक है, यानी सही आरोही क्रम को चुनना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, इसमें से जो है सबसे पहले किसका होगा सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे देखिएगा चावल उत्पादक राज्यों के रूप में। हाँ, चावल उत्पादक राज्यों के रूप में। ओके, तो यहाँ पे है आरोही क्रम में चूज़ करना है। तो सबसे पहले देखिएगा कि सबसे कम इसमें से किस में कहाँ उत्पादन होगा, तो वह होगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद यानी 1 नंबर पर ये आएगा। फिर सेकेंड में कहाँ पे होगा, तो सेकेंड में हमारा हो जाएगा पंजाब में। ठीक है, यानी 2 नंबर में पंजाब आएगा। तीसरे पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और चौथे पे होगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसलिए 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2 और 4, यानी देखिए आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, यानी सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, औसतन उत्पादन जो है सर्वाधिक है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन ई। ठीक है, क्योंकि औसतन उत्पादन के मामले में यहाँ पे राजस्थान प्रथम में था, गुजरात सेकेंड में था। ठीक है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र तथा तेलंगाना का नंबर आता है, तो इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी, बीज उर्वरक जल तकनीकी। क्या होगा, बीज उर्वरक एवं जल तकनीकी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूनतम। क्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, न्यूनतम है। क्या है, न्यूनतम है। देखिएगा, बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017 में राष्ट्रीय औसत पर प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 386 किलोमीटर सड़क है। वहीं बिहार में यह 181 किलोमीटर प्रति लाख व्यक्ति है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है तथा राज्यों में न्यूनतम स्थान पर है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2019 में बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर लगभग 3166.9 किलोमीटर का पथ घनत्व था, और इस संदर्भ में बिहार का केरल यानी 6690.3 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल के 3198.4 किलोमीटर के बाद देश के तीसरा है। देश का राष्ट्रीय औसत जो है वो कितना है, 1652.3 किलोमीटर है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सक्षमता उपागम। क्या है दोस्तों, सक्षमता उपागम है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ठीक है, परिभाषित किया जाए तो देखिए एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15%। इसके व्याख्या को देखेंगे। देखिए प्रश्न काल में विकल्प डी सही उत्तर था। 28 फरवरी 2023 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान यानी 2022-23 के अनुसार सकल मूल्य वृद्धि यानी GVA के में कृषि की भागीदारी वर्ष 2022-23 यानी सेकेंड AE में चालू मूल्यों पर लगभग 18.3% है। अभी जो है 18.3% है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें चावल शामिल है, गेहूँ शामिल है, दाल चावल है लेकिन तिलहन इसमें शामिल नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात। ठीक है, खाद्य प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं हो सकता। तो जब हम निर्यात कर देंगे तो इसका प्रबंधन हम कैसे कर पाएंगे। देखिए, लेकिन खदानों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, ठीक है, खदानों के बाहर बफर स्टॉक का रख रखाव, तो ये तीनों शामिल होगा, लेकिन खदानों का निर्यात इसमें शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर यानी स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2003 से 2002 से 3 के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 लाख करोड़ रुपए। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम, यानी MSME। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय बजट में FM, ठीक है, FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 74%। पहले 49% था, अब इसको बढ़ा करके जो है 74% कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार के भारी उद्योगों एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 500 करोड़ रुपए। कितने दी गई है, 500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। कौन होगा दोस्तों, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार करना है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि, ठीक है, यहाँ पहला दिया गया है निगम कर, फिर निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, फिर कस्टम, फिर संघ उत्पादन। देखिए यहाँ फिर से प्रश्न को समझिए, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए, यानी कि सबसे ज़्यादा कर कहाँ से आता है। ठीक है, उसके बाद किससे आता है, उसके बाद किससे आता है, उसके बाद किससे आता है। ठीक है, इसका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो है निगम कर 1 नंबर पे होगा, फिर 2 नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, यानी 2 नंबर पे हो जाएगा। फिर 3 पे हमारा संघ उत्पादक शुल्क हो जाएगा, ठीक है, 3rd पे, और 4th पे हमारा कस्टम्स होगा। तो यानी 1, 2, 4 और 3, 1, 2, 4 और 3, 1, 2, 4 और 3 देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार, 1, 2, 4 और 3, यानी 4 और 3 ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्यक्ष कर। कौन सा है दोस्तों, प्रत्यक्ष कर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ऐसे इसका व्याख्या देख सकते हैं। देखिए, प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्प डी सही उत्तर है। बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार जहां कुल बजट व्यय में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा 54.25% था तथा अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा जो है 45.75% अनुमानित है, वहीं जीडीपी के अनुपात के संदर्भ में यह क्रमशः 6% एवं 5.1% अनुमानित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है तो वह हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। क्या होगा दोस्तों, प्रत्यक्ष कर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्पादन शुल्क। क्या हो जाएगा, उत्पाद शुल्क हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्याज भुगतान एक आइटम है। ठीक है, ब्याज भुगतान जो है एक आइटम है,
तो वह किसका आइटम हो सकता है? तो वह आइटम है राजस्व व्यय का। किसका है? राजस्व व्यय का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है राजकोषीय घाटा है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न मैं पहले ही करा चुका हूँ। तो राजकोषीय घाटा कौन सा होगा? यहाँ पे गौर कीजिएगा, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, यानी ऑप्शन इसमें डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि, ठीक है, राजस्व घाटे से तात्पर्य है, तो देखिए भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो देखिएगा इसमें पीएम गति शक्ति सम्मिलित था, समावेशी विकास भी सम्मिलित है, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य, यानी ये भी सम्मिलित था। विनिवेश इसमें सम्मिलित नहीं था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स यानी जीडीपी अनुपात क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए इसमें जो अनुमान था ना वह था 2021-22 में पूछ रहा था, तो उसमें 9.9% था। ठीक है, 9.9% है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1.7%। कितना होगा दोस्तों? 1.7%। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6.8%। नेक्स्ट प्रश्न है प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? प्रभावी राजस्व घाटा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2011-12 में। कब पेश किया गया था? 2011-12 में। नेक्स्ट प्रश्न है संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। ठीक है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद कर से। किससे है? उत्पाद कर से है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत में जो है सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1994 से 95 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है कौन से वर्ष में क्या लागू किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है कि राष्ट्रीय कृषि नीति। तो राष्ट्रीय कृषि नीति कब आया था? तो यह आया था 2000 में। ओके, फिर है समुद्रीय मत्स्य नीति। तो समुद्रीय मत्स्य नीति आया था 2004 में। फिर नवीन विदेशी व्यापार नीति, यह आया था 2014 में। ठीक है, फिर आया था 7वां वित्तीय आयोग, यह आया था 1978 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस अनुसार इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो यह कब समाप्त कर दिया गया दोस्तों? तो यह कर दिया गया था देखिएगा, यह कर दिया गया था इसे 31 मार्च 1997। कब किया गया था? 31 मार्च 1997 को। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन में। देखिए 31 मार्च 1997, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मध्य अर्धशतक यानी मिड 50s के में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? ठीक है, महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। ठीक है, यानी सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना यह अनुदान किया जाता है। देखिए, जैसे कि मैं आपका इसको व्याख्या पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे अनुदान की मांग कहा जाता है। वार्षिक बजट 2023-24 में कुल 102 अनुदान मांगे की गई है। ठीक है, तो यानी राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन ई। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग एक है। ठीक है, योजना आयोग एक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा परामर्शदात्री संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत का योजना आयोग है। भारत का योजना आयोग जो है क्या है? तो एक सलाहकारी बोर्ड है। क्या है दोस्तों? एक सलाहकारी बोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? ठीक है, यानी योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो योजना आयोग का स्वरूप है एक परामर्शदात्री संस्था का। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन, तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों वह हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग एक है। देखिए, योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग एक क्या है? इसमें गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है दोस्तों? गैर संवैधानिक निकाय होगा। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1950 में। तो दोस्तों हम यहाँ पे 100 प्रश्न को मतलब जो है यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए बहुत ही जल्द जो है 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाऊंगा इकोनॉमी का, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं इसको इसलिए पूरा नहीं कराया हूँ क्योंकि इसके बाद जो भी प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा पुराने पूछे गए हैं, तो वो डेटा आपके काम का नहीं होगा। तो इसलिए मैंने उसको अभी जो है यहाँ पे डिस्कस करना उचित नहीं समझा। यदि आपको लगता है कि नहीं हमें चाहिए वो वीडियो, तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं और आगे का पार्ट भी इसका बना दूंगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।